हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन. वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान. आई एम डॉक्टर शालू एंड वी वर डिस्कसिंग जनरल साइंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सो आज इसी सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी. दिस टॉपिक्स आर मेंशन इन योर सिलेबस. जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है उसके सिलेबस में ये मेंशन है ये टॉपिक. हालांकि अगर जनरल साइंस आपको किसी भी एग्जाम के लिए पूछी जाने वाली है तो ये टॉपिक्स आपको जो है, ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपको बेनिफिशियल रहने वाली है उस एग्जाम के लिए. सो ऑलरेडी हम बायो के जो टॉपिक्स थे उसे डिस्कस कर चुके हैं, उस पर एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं. केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसे डिस्कस कर चुके हैं, उस पर भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं. नाउ वी हैव मूव टू द फिजिक्स, जिसके कुछ हम कर चुके हैं टॉपिक्स और एक जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, उस पे कोर्सेज के ऑप्शन पे आपको जनरल साइंस का कोर्स मिल जाएगा. वहां पे अभी तक के जितने भी लेक्चर हैं वो अपलोडेड हैं, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं. अगर चैनल पे आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सारा एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको ना केवल हेल्प करेगा बल्कि सही रास्ते पे जाने के लिए आपको गाइड भी करेगा. जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी. तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क, पावर एंड एनर्जी. सबसे पहले बात करते हैं वर्क की, ठीक है, क्योंकि वहीं से पावर की डेफिनेशन भी डिराइव होगी, पावर का फॉर्मूला भी डिराइव होगा और आपकी एनर्जी जो है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आएगा. ठीक है, तो वर्क बेसिकली क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक, अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स में जो हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि किनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और किनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बोथ है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, इट जस्ट हैव मैग्नीट्यूड. इसकी एसआई यूनिट है जूल. फॉर्मूला की बात करें तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दैट्स व्हाई इसको स्केलर कहा गया. डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है. बेसिकली इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा इज द डायरेक्शन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो कॉस थीटा उसके आगे, बट नॉर्मली इट इज रिटन एज अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन. क्या है? वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, उसका डिस्टेंस मूव होता है विद 1 मीटर, तो जो उस वक्त वर्क डन होगा दैट विल बी ऑफ 1 जूल. ठीक है, सो 1 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट लेता है या डिस्टेंस कवर करता है, सो जो वर्क डन हुआ दैट इज ऑफ 1 जूल. ठीक है, अब कुछ कंडीशन में ये जो वर्क डन है वो जीरो भी होता है. ठीक है, क्या होगा देखिए, वर्क डन जीरो कब होगा? या तो डी की वैल्यू जीरो हो या एफ की वैल्यू जीरो हो, तभी वर्क डन जीरो होगा. या तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई या फोर्स लगाने के बाद भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वाज जीरो, दैट्स व्हाई द फाइनल रिजल्ट विल जीरो. है ना, तो यही लिखा है. बॉडी इज नॉट डिस्प्लेड एक्चुअली, सो अगर डिस्टेंस जीरो है तो आपका वर्क डन भी जीरो आएगा. दूसरे केस पे अगर ये जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके बीच में अगर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ये है, नीचे की तरफ खींच रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, ये होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. सही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? इट इज ऑफ 90 डिग्री. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? जीरो. सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो. यहाँ पे लिखा है ना एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज एंगल, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इट विल बी एफ डी कॉस 90 एंड कॉस 90 इज जीरो, तो एफ डी जीरो, दिस विल बी लीड्स टू जीरो. तो यानी कि अगर एंगल जो बन रहा है फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो है, देन ऑल्सो द वर्क डन विल बी जीरो. तो इन्हीं दो कैटेगरीज में वर्क डन जीरो होगा. ऐसा कब होगा? देखिए, अगर कोई कुली लोड उठाकर अपने सर पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है, इफ अ पुली इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द लोड ऑन हिज हेड, ठीक है, तो उस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पे किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी? ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पुली है, उसके सर पर है लोड. ठीक है, ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, लोड लेके वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में जा रहा है, कोई प्लेन में चेंज नहीं है.
ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे एक्ट करेगी तो क्या एंगल बन गया, द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑफ 90 डिग्री। इस केस में भी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि कुली ने कोई वर्क नहीं किया, कुली तो कर रहा है वर्क, है ना, बट द ग्रेविटेशन फोर्स का जो वर्क है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्चुअली जीरो। तो इस तरह का अगर सिनेरियो आपको दिया होगा एग्जाम में, स्टेटमेंट दे रखी होगी कि इफ अ पुली हैज अ लोड ऑन हिज हेड एंड इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय हिम, बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। हिम नहीं बोला, बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। तो क्या होगा, तो एट दैट कंडीशन दैट विल बी जीरो। सही है, समझ आ गया? चलिए बड़े आगे, ठीक है, ये यहीं पे बताया गया। ओके, नाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, सपोज अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई काम हो रहा है, ये तो हो गया, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेंगे। अब अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ काम हो रहा है, जैसे आपने एक बॉल ली और उसको ऊपर की तरफ उछाल लिया, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर मूव किया, तो तब वर्क डन क्या होगा, एट दैट टाइम द फॉर्मूला इज mgh। mg क्या है, हमने मास एंड वेट पढ़ा था, है ना, तो वेट क्या होता है, मास तो ऑर्गेनिक मैटर है, तो जब हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द वेट, है ना। तो mg इज बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट इज द डिस्टेंस जितना उसने मूव किया, है ना। जैसे आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो mg क्या हो गया कि बॉल का जो मास था और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट करती थी, वो हो गया वेट ऑफ द बॉल। h क्या हो गया, द हाइट एट विच द बॉल रीच्ड, है ना, जिस हाइट तक वो पहुंचा, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया बेसिकली। सो mgh इज द फॉर्मूला फॉर व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट थ्रू विच द बॉल इज मूविंग। हम इस पे भी बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं। यू डोंट वरी, अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए। चलिए नाउ वर्क से ही, अब देखिए वर्क सिलेबस में नहीं लिखा था, बट वर्क से ही निकल के आता है आपका पावर, दैट्स व्हाई हमें वर्क को समझना था। सो बेसिकली पावर क्या है, वी कैन डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। बेसिकली पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ उसी को पावर कहते हैं। और वर्क डन क्या है, वर्क डन तो F इंटू डी है ना। बेसिकली इन्होंने बोला पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, वर्क अपॉन टाइम, और पावर वर्क डन क्या है, F इंटू डी अपॉन टाइम। तो बेसिकली पावर इज F इंटू डी अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है, विच इज जूल पर सेकेंड, है ना। इसकी हो गई जूल और इसकी होगी सेकेंड, तो पावर की होगी जूल पर सेकेंड। Sometimes the power of a motor vehicle and other machine is given in terms of horse power. Horse power की वैल्यू में भी दी जाती है, और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड जानना चाहें तो बेसिकली 745.7 वॉट्स के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह की आप पावर देखेंगे तो हॉर्स पावर मैग्नीट्यूड में दी जाती है, जो कि 747.5 के बराबर पाई जाती है। ओके, सो हियर द फॉर्मूला ऑफ पावर, जो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि पावर बेसिकली क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की जगह आप, अगर आपको फोर्स की वैल्यू दी है, डिस्टेंस की वैल्यू दी है, वर्क की नहीं दी है, तो भी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट द पावर इज। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनर्जी। ये तो हुआ पावर, वर्क। वर्क हो गया आपका, जो 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर जब 1 मीटर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कितना वर्क डन होता है, 1 जूल का। सो दैट वाज वर्क। ठीक है, पावर हो गया कि पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन हुआ उसे हम पावर कहते हैं। नाउ बट व्हाट द एनर्जी इज, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वर्क करने के लिए तुम्हें चाहिए होती है एनर्जी, सो वो हो गई कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली एनर्जी। Energy can be transformed into work and vice versa with the help of some mechanical device. ठीक है, तो आप जैसे मोटर, हम सभी के घर पे मोटर है, ठीक है, वो बिजली से चलती है। बिजली से हम जब उसे चलाते हैं तो वो पानी को ऊपर वाली टंकी में भरने में हेल्प करती है। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो वर्क में ट्रांसफर हो रही है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक इज एनर्जी, उसका इस्तेमाल करके हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज इंटररिलेटेड एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ अ device. There are 2 type of mechanical energy which are as follows. अब एनर्जीज कितने टाइप की होती हैं वो देखते हैं। 2 तरीके की मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। तो एनर्जी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की कैपेसिटी है। कोई ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी होगा, एक जगह पे खड़ा, या फिर मूव कर रहा होगा, यही 2 पोजीशनिंग रहेगी उसकी। अब इन दोनों पोजीशनिंग में
उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो वेरी करेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग होगी। अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी वेलोसिटी पे बेस होगी, स्टेशनरी है तो उसके वेट पे वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट या बॉडी पोजेस करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मूवमेंट, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि वो मूवमेंट में है तभी उसके पास जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ अ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इज हाफ mv स्क्वायर। सपोज आपको बताया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास इतना है और वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, x उसका मास है। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास x एंड ही इज इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी y। बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप कैसे करेंगे? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये है, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसी में से और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, कि सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, दो ऑब्जेक्ट के आपको मास दिए हो, एक का कम हो एक का ज्यादा हो, तो काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी? आप यहां पे देखें, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो मास अगर दो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में दिए हैं तो द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज द हाईएस्ट मास दैट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मोर स्पीड दैट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर वेरिएशन की बात करें तो वेलोसिटी से ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि v का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट होल्ड करता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाज बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी मूवमेंट, इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फिगरेशन। और इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो है mgh। ठीक है, mgh। ठीक है, जो हमने वर्क डन का पढ़ा था, वेरिएबल फोर्स यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो आप करते हैं। तो बेसिकली क्या है, वर्क डन ही है ना एनर्जी, उसी एनर्जी को आप काम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए mgh। नाउ मास एनर्जी रिलेशन ही दिया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है उसे पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और उसके लिए उसने जो फॉर्मूला दिया था दैट वाज mc स्क्वायर। मतलब सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एटम है, उसका आपने बिल्कुल मास डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया, होलसमली इट इज कन्वर्ट टू एनर्जी, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से निकलेगी? दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड c स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी। और यही बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज की जाती है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इनॉर्मस हीट, इनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जहां पे रेडियो एक्टिव मेटल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है या दोनों को जोड़ के एक नया मेटल बनाया जाता है, उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इसी इक्वेशन की वजह से निकलती है। ठीक है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। सही, so the whole mass can be converted to the energy. Okay, now there are some equipments जो आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं कि ये इक्विपमेंट्स किस तरह की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस फॉर्म की एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली तो अगर आप देखें तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बट इसके अलावा भी साउंड है ना, आपकी लाइट एनर्जी है ना, तो ये बहुत तरीके की है। और आपको एक मैकेनिकल डिवाइस चाहिए होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ आप देखिए डायनोमो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनमो को आप मैकेनिकली यूज करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। सिमिलरली कैंडल को जब हम जलाते हैं उसमें वैक्स होती है और उसमें वैक्स जलने के बाद देयर रिलीज लाइट एंड हीट, सो इट्स अ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट। माइक्रोफोन की बात करें, ठीक है, जिसमें बात की जाती है, साउंड है और वो एम्पलीफाई होकर आती है, इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर की बात करें, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली साउंड एनर्जी। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑपोजिट है। माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जबकि लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्यूबलाइट, बिजली आती है, ट्यूबलाइट जलती है, लाइट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है, लाइट और हीट रिलीज होती है।
ठीक है। सिमिलरली देयर इज बैटरी, जो हम यूज करते हैं रिमोट्स में, मल्टीपल चीजों में, वॉचेस में। सो वो बेसिकली क्या होती है, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है ना, बिजली चलाते हैं, मूव करती है, पानी आप किसी भी हाइट पे चढ़ाना चाहे आप इजीली चढ़ा सकते हैं। सिमिलरली सितार, मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। सो ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो अलग अलग एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनके बारे में, इन पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल चीजें पूछी जा सकती हैं, बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट है। पावर, एनर्जी, वर्क, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको अभी बताया कि वर्क डन की बात करें तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, सो वर्क डन की हम बात करें तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और अप्रोप्रिएट बात करें तो दैट इज कॉस थीटा, ठीक है। इसी के साथ पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, और इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखे तो एफ डी अपॉन टी हो जाता है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो बेसिकली एनर्जी दो टाइप की है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की उनकी वेलोसिटी की वजह से है तो हाफ mv स्क्वायर है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आज की लेक्चर से आपको ध्यान रखने हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो दैट इज mgh, जो कि सिमिलर है अगर आप वर्क डन निकालते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। सो इन्हीं फॉर्मूला पे बेस आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या इन्हीं से इंटरप्रेट करके दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। जैसे यहां से क्या निकलेगा कि जैसे अगर फोर्स आपने बढ़ाई है ना किसी ऑब्जेक्ट पे तो वर्क डन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वर्क डन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे अगर आपने टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया तो पावर क्या होगी, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पावर विल डिक्रीज, है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला की इंटरप्रिटेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या मैकेनिकल डिवाइसेस भी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। सो दैट वाज अ स्मॉल लेक्चर ऑन द टॉपिक्स, ठीक है। इसमें से एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज जिस पे बेस्ड आइंस्टाइन की इक्वेशन दी गई थी, दैट इज जो मास है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को कभी भी ना ही आप बना सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द एंड, ठीक है। तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, उस बस फॉर्म बदलती रहती है, बल्कि वो खत्म नहीं होती, ठीक है। सो दैट वाज इट, एक छोटा सा टॉपिक था फिजिक्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।